हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ की क्लास छठवीं की एनसीईआरटी भूगोल की एनसीईआरटी। जिसमें हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं और चौथा चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो है मानचित्र। क्या है मानचित्र? आज हम मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र क्या है, कैसा है, किस जगह खींचा गया है, किस अवस्था में खींचा गया है। मानचित्र से हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, मानचित्र के बारे में हम क्या क्या जानकारियाँ इकट्ठी कर सकते हैं, मानचित्र को कैसे समझा जाता है ना। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ की चैप्टर 4 ज्योग्राफी, है ना। इसके साथ में हम नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे, शॉर्ट नोट्स, जिससे हमें पूरी एनसीईआरटी न के बराबर पढ़नी पड़े। पूरी एनसीईआरटी फिर से पढ़ने में कोई तकलीफ़ ना हो। हमें सिर्फ क्लास में जो पढ़ाया जाता है और जो हम क्लास के साथ में नोट्स बना रहे हैं, क्लास के साथ में नोट्स बना रहे हैं, सिर्फ इन्हें ही हमें फॉलो करना है ना। एक बार और मैं आपको बता दूं कि चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली जानकारी आपको अच्छे से मिल सके। हमारा नोटिफिकेशन जो भी है, मैं जो भी आपको क्लास करवाता हूँ, ये क्लास आपको अवेलेबल हो जाए, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। इसलिए क्लास आपको अच्छी लगे तो आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो इसी के साथ हम चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें दे रखा है, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। भौतिक मानचित्र
पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है ना। एक बार हम नोट्स भी बना लेते हैं। जैसे मानचित्र किसे कहते हैं, है ना। तो हम लिख लेते हैं कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, इसे हम मानचित्र कहते हैं, है ना। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात, है ना। विश्व ग्लोब के निर्माता, कौन है? तो यह है मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम, है ना। फिर दूसरा है विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता। ये क्या थे? निर्माता। ये कौन है? निर्माणकर्ता, है ना। अनेकजी मेंडर। कौन है? अनेकजी मेंडर। कौन है? अनेकजी मेंडर, है ना। अनेकजी मेंडर। अनेकजी मेंडर। फिर तीसरा है भूगोल के जनक। भूगोल के जनक कौन है? तो आपको पता है ही सही, हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। फिर चौथा है व्यवस्थित भूगोल के जनक। व्यवस्थित भूगोल के जनक ये कौन है? तो एरिस्टोस्थेनीज। एरिस्टोस्थेनीज ने भूगोल को एक व्यवस्थित तरीके से या व्यवस्थित भाषा में समझाया है या भूगोल को व्यवस्थित करा है। एरिस्टोस्थेनीज।
एरेस्टोस्थनीज है ना। ये 4 पॉइंट मोस्ट है। फिर आते हैं भौतिक मानचित्र, है ना। फिर आते हैं भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र भौतिक मानचित्र, है ना। अब भौतिक मानचित्र में क्या है, पृथ्वी की प्राकृतिक प्राकृतिक जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों, आदि को दर्शाने वाले या दिखाने वाला, मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। है ना, मानचित्र कहते हैं। फिर आता है राजनीतिक मानचित्र, ये वाला जो पार्ट है। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है ना, ये भी आपको नोट कर लेना है। फिर आता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में क्या है, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो आपको यहाँ से लगा कि यहाँ तक ये भी नोट करना है ना, ये भी आपको नोट्स में लिखना है। नोट डाउन करना है ना, ये भी नोट डाउन करना है आपको। फिर इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो इसको भी नोट डाउन करना है कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। फिर आता है घटक में दूरी, है ना, ये मानचित्र के घटक में आता है। मानचित्र के घटक का पार्ट है ना, मानचित्र के घटक का पार्ट है। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है।
इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। मान लेते हैं कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है, तो उसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त किया गया। मानचित्र में बताया गया है कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो अपन मान सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर है ना। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार का पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं, है ना। आपको अगर मानचित्र का पैमाना पता है तो आप 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। फिर आते हैं, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, है ना। इसको भी नोट डाउन करना है आपको। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, है ना। ये भी आपको नोट डाउन करना है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये तो मोस्ट है ना। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, है ना। इसे बॉक्स में भी दे रखा है, इसको भी हमें पढ़ना है, इसको भी हमें पढ़ना है ना। ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे वहाँ एक पैमाना बना है, इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक कुआं एवं वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब होता है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। अब एक पोस्ट ऑफिस ए एवं करीम के घर ई के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि स्थल पर यह दूरी 120 मीटर है। लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए पर नहीं जा सकते हैं, आपको सड़क पर चलना होगा। अब हम लोग पैदल तय की जाने वाली दूरी ई से सी, उसके बाद सी से एम, एम से बी तथा बी से ए को मापते हैं। सभी दूरियों को जोड़ दें, यह करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक की कुल दूरी होगी, है ना। जैसे ये दे रखा है ना। इसमें कुआं भी दे रखा है। सॉरी, इसमें कुआं भी दे रखा है। ये कुआं है, ये विद्यालय है ना। ये पोस्ट ऑफिस है, ये क्या है, पोस्ट ऑफिस है। ये सामुदायिक भवन है। पेड़ दे रखे, खेल का मैदान दे रखा है ना। यहाँ पर कुछ दुकानें हैं। ये विकास का घर है, शीला का घर है, करीम का घर है। यहाँ बगीचा है, फलोद्यान है ना। तो इसमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, है ना, दे रखा है इसमें। आपके जस्ट सामने होगा नॉर्थ, फिर इधर होगा ईस्ट, फिर बाईं साइड में होगा वेस्ट, और सबसे नीचे आपका साउथ। ये हमेशा ध्यान रखना, ये आपको सी सेट में भी काम आएगा, मैथ्स में भी काम आएगा, है ना। ये हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये जो है आपको, ये तो आपको बहुत जगह पर काम आएगा, सी सेट में भी काम आएगा, मैथ्स में भी काम आता है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपने, इसको अच्छे से, है ना।
जो दिशा है, दिशा दूरी, ये तो काम में आती ही है, सी सेट में भी काम आती है ना। फिर हम आगे चलते हैं। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर ओ लिखा होता है। मतलब अक्षर ओ यानी कि उत्तर है ना, अक्षर ओ यानी कि उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। आपको नोट डाउन करना है ना, ये यहाँ से यहाँ तक। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 जैसे प्रधान दिग्बंधु है ना, में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं, है ना। ये भी आपको नोट डाउन करना है। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, जिसको ऐसे लिखते हैं उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व है ना। फिर दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, फिर ये दक्षिण पश्चिम, फिर उत्तर पश्चिम, तो ये आ गई उत्तर पश्चिम। इन 4 दिशाओं के बीच में भी 4 दिशा है ना। 4 दिशाओं के बीच में भी 4 दिशा है। एग्जाम्पल के लिए एक आयतन लेते हैं, जैसे शेप ले लेते हैं अपन। ये पार्ट उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। ये जो कोने हैं इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, मतलब उत्तर और पूर्व के बीच में आ रहा था, इसको बोलते हैं उत्तर और पूर्व। फिर ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं अपन पश्चिम और दक्षिण, पूर्व और दक्षिण के बीच में आ रहा है तो दक्षिण पूर्व बोल सकते हैं, है ना। फिर ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में आ रहा है तो इसको दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं। ये जो हिस्सा है ये आ रहा है उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो इसको उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं अपन, है ना। इसको ध्यान रखना है। दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा, है ना। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है ना। जैसे आपको दिक्सूचक ये दे रखा है, ये ना कंपास जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपास। ये दिक्सूचक यंत्र बोलते हैं इसको, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन कंपास। तो इसकी जो सुई है हमेशा उत्तर दक्षिण को ही दिखाती है। किसको? उत्तर दक्षिण को ही दिखाती है ना। अब आते हैं प्रतीक पर। है ना। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़
प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे ये देख लो, है ना, इसमें भी दे रखा है। जैसे बड़ी लाइन, पक्की कच्ची सड़कें, अंतर्राष्ट्रीय, है ना, तो ऐसे दे रखा है। अब फिर आते हैं रेखाचित्र पे। रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण तथा आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं, है ना। ये भी अपने को नोट डाउन करना है। फिर आता है खाका। फिर क्या आता है? खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है ना। जैसे आपने नोट कराई होगा, नहीं कराया तो मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा दूँ, है ना, कि आपने मानचित्र देख लिया है, मानचित्र देख लिया, फिर देख लिया आपने भौतिक मानचित्र, फिर देखा आपने राजनीतिक मानचित्र, फिर देखा आपने थीमेटिक मानचित्र, फिर देखा आपने मानचित्र के घटक, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, है ना। दूरी, दिशा और प्रतीक, ये भी आपने पढ़ लिया है ना। फिर आपने पढ़ा है रूढ़ प्रतीक, है ना। रूढ़ प्रतीक में आपने पढ़ा है विभिन्न रंगों का उपयोग भी किसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है ना। ये पढ़ा आपने उसमें। फिर पढ़ा आपने रेखाचित्र, है ना। फिर क्या पढ़ा आपने? रेखाचित्र में आपने पढ़ा है कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन जो कागज़ पे आपको बताता है कि यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से फिर लेफ्ट मुड़ना है, फिर राइट मुड़ना है, फिर लेफ्ट मुड़ना है, फिर एक चौराहा आएगा, है ना। ऐसे ही बताता है ना आपका दोस्त, तो ऐसे ही आपको उसको बोलते हैं रेखाचित्र। क्या बोलते हैं? रेखाचित्र। फिर आपने पढ़ा है खाका। क्या पढ़ा? खाका पढ़ा। खाका में आपने देखा है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़ा पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है ना। ये आपने पढ़ा है। तो ये मानचित्र में आपने देखा है, ये मानचित्र चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का, भूगोल का आपका कंप्लीट हो चुका है ना। तो
अगर आप इसके क्वेश्चन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, है ना। क्वेश्चन लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो, है ना। क्वेश्चन तो आपको लगाना चाहिए, जिससे आपको अधिक से अधिक समझने में प्रयास और सहायता मिले। जितना प्रयास करोगे आप, आपको उतनी ही सहायता मिलेगी, आपके माइंड में उतना ही बैठेगा, है ना। ठीक है, धन्यवाद। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, है ना। और कुछ आपको लगता है कि इसमें और कुछ करना है तो आप बता सकते हो कमेंट करके।